नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। राजधानी एक्सप्रेस में रुख करेंगे बड़ी और अहम खबरों की ओर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहला बजट पेश किया। उनके 38 साल के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बजट है, जिसे हरियाणा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। साल 1966 में जब हरियाणा बना तब प्रदेश का बजट 650 करोड़ था, जो कि नायब सरकार में अब 2,05,000 करोड़ के नए कीर्तिमान को छू रहा है। राव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब 2014 में अपना बजट पेश किया था तब बजट में 1,18,000 करोड़ की राशि प्रावधान था, जिसमें जनमानस के सरोकार के लिए पिछले 10 वर्षों में 87,000 करोड़ की अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नायब सरकार ने पहला बजट पेश किया और जो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का, उस पर क्या कुछ कहा है सुनवा देते हैं। जो बोल नहीं सकता उस इंसान जो कर सकता है, सबसे पहले सेवा जो धर्म है हमारा, वो हम अपने माँ बाप की सेवा करें। और दूसरा, यदि सेवा मैं मानूंगा तो वो बेजुबानों की सेवा है। जो बोल नहीं सकता उसकी सेवा होनी चाहिए। तो बेजुबानी ये पशु पक्षी हैं। और अंबानी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि बेजुबानों की सेवा उन्होंने की है। तो मैंने ये सोचा कि यार ये जो काम है ये सरकार नहीं कर पाएगी। कोई भी सरकार, पशु पक्षियों को हम इतना नहीं पाल पाएंगे। आने वाली हमारी नस्लों को भी ये बद्दुआ दे, ऐसा काम नरबीर सिंह नहीं करेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कोई ऐसा एनजीओ पकड़ के लाऊं, उनसे प्रार्थना करूं कि भाई अपने सीआरएस फंड के तहत में, या कोई भी पूंजीपति देश का, क्योंकि मैं एक बात मान सकता हूं कि दुनिया में ये जो सफारी का काम ये प्रॉफिटेबल नहीं है साथियों। हरियाणा के गुरुग्राम के पटौदी में होटल मालिक ने 3 लोगों को गोली मार दी। आरोप है कि पटौदी की रहने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा, नाबालिग छात्रा थी। उसको पटौदी के युवक होटल लेकर आया था और जैसे ही इसकी भनक नाबालिग के परिजनों को लगी, वैसे ही परिजन पुलिस को लेकर होटल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। होटल में हंगामा बढ़ता देख होटल के मालिक राजकुमार ने बाहर बढ़ती हुई भीड़ के मद्देनजर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से भीड़ पर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। फायरिंग में घायल वसीम, सौरभ और संदीप को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आरोपी होटल संचालक रिटायर्ड फौजी है, जिसने पटौदी में होटल खोला हुआ है। पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। होटल में गोली चलने की वारदात हुई है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पे पहुंची। तो वहां पाया गया है कि एक लड़की थी जो कि किसी लड़के के साथ में आज सुबह अपने घर से निकल गई थी। तो लड़की के परिजन उस लड़की को ढूंढते ढूंढते उस होटल में पहुंचे थे। तो वो काफ़ी संख्या में परिजन तथा कुछ अन्य लोग वहाँ पर एकत्रित थे। उनके द्वारा होटल में प्रवेश करने की कोशिश की गई। तो इसी दौरान जो होटल मालिक था, राजकुमार जिसका नाम है, करीब 50 वर्षीय व्यक्ति है, ये पटौदी के गांव का रहने वाला है। इसकी उन लोगों के साथ कुछ में तीखी बहस हुई और इसी बहस के दौरान उसके द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल करके उसे 2-3 राउंड वहां फायर किए गए। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैंकी जिंदल जुड़ गए हैं। शैंकी, देखिए, होटल के बाहर फायरिंग हुई है और जिसने फायरिंग की है वो रिटायर्ड फौजी है। बढ़ती भीड़ को देख उसने फायरिंग कर दी। क्या लाइसेंस निरस्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पुलिस क्या सीसीटीवी के आधार पर आरोपितों की तलाश में जुट गई है? अगर मैं बताना चाहूँ, पटौदी के एक स्थित होटल के अंदर जो 3 लोगों को गोली लगी है, उसमें जो रिटायर्ड फौजी राजकुमार है, उसी के द्वारा जो गोली चलाने का मामला सामने आया है। वो एक रिटायर्ड फौजी होने के नाते जो एक मामला था, वो एक जो नाबालिग लड़की है वो लड़के के साथ होटल में आई थी और जब उसके परिजन वहां पहुंचे तो जो होटल का मालिक था उसके द्वारा ही वो गोली चलाई गई। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, जब इस तरह के लोग ही, अगर रिटायर्ड फौजी की बात करें तो कहीं ना कहीं उसको पूर्ण का पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फॉलो करना चाहिए था। अगर पुलिस किसी छानबीन के लिए आई थी तो उसकी सहायता करनी चाहिए थी। अब क्योंकि जब वो, अगर सवाल यहाँ भी उठता है कि अगर नाबालिग लड़की वहां आई है तो नाबालिग लड़की को आने के लिए उसका आधार कार्ड लिया है, नहीं लिया है, या किस लड़के के साथ आई थी, क्योंकि सरकार के द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं या सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, क्या उनको पूरी तरह से फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। क्योंकि उन नियमों के तहत अगर वो नाबालिग लड़की एंटर करती है होटल के अंदर तो कहीं ना कहीं ये सवाल एक निजी संचालक पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि वो उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूरी नहीं की गई। बिल्कुल
लड़की को लेकर के जो बातें निकलकर सामने उस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस का कहना है कि हमने जो होटल मालिक है राजकुमार, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई छानबीन शुरू कर दी है और जो भी इसके अंदर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और नाबालिग लड़की जो इसके अंदर और जो लड़का उसको लेकर आया है वो भी पूछताछ जारी है और कौन कौन इस जो वारदात को अंजाम दिया है उसमें कौन कौन शामिल है, ये सारी कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नाबालिग लड़की को होटल में रूम कैसे मिला? क्या पुलिस इस पहलू से भी तलाश कर रही है? जी बिल्कुल, अगर मैं बताना चाहूँ तो नाबालिग लड़की का अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि नाबालिग लड़की जिस तरह से होटल के अंदर आई तो होटल का जो मालिक है क्या उसके द्वारा आधार कार्ड मांगा गया, नहीं मांगा गया, या फिर वो होटल, अब सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि वो होटल पे ही पिछले दिनों से या फिर कुछ समय से इसी तरह का कोई काम ना करता हो या फिर इसी तरह के कोई काम ना वहाँ होते हो। सवाल हर तरह से खड़े होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसकी छानबीन में लगी हुई है कि वो क्या नतीजा सामने लेकर कर आता है और पुलिस इससे क्या जो वारदात जो अंजाम दिया गया है राजकुमार जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करती है। क्या लड़का और लड़की दोनों को हिरासत में लिया गया है या सिर्फ लड़के? अभी होटल का मालिक है राजकुमार, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया और उसको हिरासत में भी ले लिया है, लेकिन जो भी उसकी कानूनी प्रक्रिया है वो पुलिस के द्वारा पूरी की जा रही है और पुलिस ने ये भी आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई कानून के तहत बनेगी उनके खिलाफ की जाएगी। शैंकी, गोली होटल के मालिक राजकुमार ने चलाई या रिटायर्ड फौजी का नाम राजकुमार है, उसी ने गोली चलाई? रिटायर्ड फौजी का नाम ही सूत्रों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि रिटायर्ड फौजी ही राजकुमार है, उसी के द्वारा गोली चलाई गई है और 3 लोगों को गोली लगने का मामला सामने आया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैंकी तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। हरियाणा ओलंपिक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर सिंह उर्फ मीनू बेनीवाल ने पदभार संभाला। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि खेलों में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होने दिया जाएगा और न ही इसे राजनीति का अखाड़ा बनने दिया जाएगा। बेनीवाल ने हरियाणा में खेलों की बुनियादी ढांचों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही साइकिलिंग बेलोड्रम बनाने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा ओलंपिक संघ का गठन सर्वसम्मति से हुआ है, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के अधिकारी और खिलाड़ी भी शामिल हैं। नहीं होने देंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। परिवार कितने जिस तरह से हमारे परिवार ने चुनाव लड़ा है, पहली बार इतने सालों में हमने एकजुट होकर सर्वसम्मति से सब लोगों ने बेहतर तरतीब से चुनाव लड़ा। ऐसे ही करते रहेंगे और खिलाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। एसोसिएशन में भी, एडवाइजरी में भी और सब जगह उनका मान सम्मान किया जाएगा। पुराने खिलाड़ियों से मार्गदर्शन लेंगे। पुराने हमारे अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए शोभित जो लोग हैं, उनको बार बार हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे और एक निष्पक्ष माहौल क्रिएट करके। चंडीगढ़ में भारतीय सेना के एक रिटायर्ड कर्नल के साथ करोड़ों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर जालसाजों ने सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी और उनकी पत्नी से 3 करोड़ 4 लाख रुपए ठग लिए। इन जालसाजों ने खुद को ईडी का कर्मचारी बताकर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। इस मामले में पीड़ित दंपति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित दंपति का नाम कर्नल दिलीप सिंह और उनकी पत्नी रणविंदर कौर बाजवा है। कुछ समय पहले ही उनके 2 बेटों की मौत हो गई थी। उनको साइबर ठगों ने ईडी अधिकारी बनकर कॉल करके डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। ठगों ने दावा किया कि वे घोटाले की जांच कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप इससे जुड़े एक पीड़ित ने आत्महत्या कर ली और एक मुखबिर की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इनके यहाँ से मुझे फ़ोन कॉल आया था 18 तारीख को करीब 10:30-11 बजे और मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें आपका नाम जोड़ा गया है एक मिस्टर नरेश गोयल के साथ, जिसने करीब
550 या 600 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग ऑलरेडी कर चुके हैं और जिसकी वजह से वो जेल में हैं। तो आपका नाम उनसे जोड़ा गया। तो मैंने ये कहा कि मैं ना इस आदमी को जानता हूँ, ना मेरे पास कोई कभी कांटेक्ट हुआ इसके साथ या किसी और के थ्रू। तो मैं इस आदमी को जानता नहीं हूँ और मेरा कोई इसके साथ लेन देन कुछ भी नहीं है। आई डोंट इवन नो द पर्सन, मैं उसको देखा भी नहीं है और मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਥੈਂਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ WhatsApp ਤੇ ਔਰ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀ, ਰਿਸੀਵਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਦੇ ਆਰ ਜੈਨੂਇਨ ਪੀਪਲ। पंजाब के भटिंडा में स्कूल को ताला लगा प्रदर्शन किया गया। बर्खास्त अध्यापकों और भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शनकारियों को विद्यार्थियों के परिजनों ने काली झंडी दिखाई। वहीं बर्खास्त किए गए अध्यापकों और किसान यूनियन और परिजनों बच्चों का भविष्य खराब करने का आरोप लगाया। जिला प्रशासन ने स्कूल खुलवाकर छात्रों को परिणाम घोषित करने की विनती की। छात्रों के परिजनों ने बर्खास्त अध्यापकों और किसान यूनियन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। 2008 को संयुक्त संसदीय कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये संशोधन विधेयक पूरी तरह से वक्फ को आत्मनिर्भर बनाने और लाभकारी नीतियां देने वाला साबित होगा। घट रही है। 2013 के अंदर तात्कालिक कांग्रेस सरकार के दौरान इसके अंदर कुछ परिवर्तन किए गए और उन परिवर्तन में कुछ अच्छे परिवर्तन थे जो प्रशासनिक दृष्टि से बेहतरी के थे, परंतु कुछ ऐसे परिवर्तन थे जिससे महिलाओं की, बाकियों की भागीदारी उसके अंदर घटती थी। संपत्तियां, उनके ऊपर अनऑथराइज्ड कब्जे बहुत बड़ी मात्रा में पूरे देश भर में हैं। अर्थात वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर लोगों ने नाजायज तौर के ऊपर कब्जा कर रखा है और वक्फ की आमदनी निरंतर घट रही है। 2013 के अंदर तात्कालिक कांग्रेस सरकार के दौरान इसके अंदर कुछ परिवर्तन किए गए और उन परिवर्तन में कुछ अच्छे परिवर्तन थे जो प्रशासनिक दृष्टि से बेहतरी के थे, परंतु कुछ ऐसे परिवर्तन थे जिससे महिलाओं की, बाकियों की भागीदारी उसके अंदर घटती थी। और जलंधर लंबा पिंड चौक फ्लाईओवर पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब बेकाबू ट्रॉला हाईवे की रेलिंग से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रॉला रेलिंग तोड़कर फ्लाईओवर से नीचे लटक गया और चालक बाल बाल बच गया। हादसे के बाद फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर SSF यानी सड़क सुरक्षा फोर्स और PCR की टीम मौके पर पहुंची और 2 क्रेन की मदद से ट्राले को हाईवे से हटवाकर जाम खुलवाया। जानकारी देते हुए ट्राला चालक ने बताया कि वो लुधियाना से अमृतसर जा रहा था तो रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅੜ ਗਿਆ।
हिमाचल में 1 अप्रैल से वाहनों की एंट्री महंगी हो गई है। सनवारा टोल बैरियर पर टोल बढ़ने के कारण अब सफर महंगा हो गया है। 1 अप्रैल मध्यरात्रि से बढ़ी हुई दरें लागू हो गई हैं। परवाणु में समेत एक्साइज टोल बैरियर बाहरी राज्यों के वाहनों की दरें 10 से 15% तक बढ़ी हैं। NHI और आबकारी विभाग ने इसके बारे में आदेश जारी कर दिया है। अंबाला को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अंबाला में बड़े नालों की सफाई शुरू करवा दी गई है और लोगों से भी अपील की गई है कि यदि उनके इलाकों में नालों की सफाई नहीं हुई तो इसकी जानकारी जरूर दें। ये अंबाला में हमारे 3 मेजर नाले हैं, इनको सेशन, ड्रेन सेशन और घेल, और हमारे 89 जो स्मॉल नाले हैं। तो सभी का अभी कार्य पूर्ण रूप से चल रहा है। जो हमारे 2 मेजर नाले हैं उन पे अभी साफ सफाई का काम चल रहा है। हमारी जो सेशन ड्रेन है और जो इनको ड्रेन है, और छोटी नालों पे भी हमारा काम चल रहा है। तो हम तो साफ सफाई कर ही रहे हैं। तो मेरी लोगों से भी एक अपील है कि जो आपके आसपास जो भी नाले हैं, कृपया करके उनको हमको बताएं। अगर आपको सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं लगती है तो कृपया करके हमको सारे फीडबैक दें, ताकि हम उसको दोबारा से सही साफ सफाई करवा दें और अंबाला शहर में आने वाली बाढ़ को हम रोक सकें।